गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर ओवरलैपिंग पढ़ा था और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में बात की थी। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एमओटी। एमओटी के अंदर ये सब चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम एमओटी के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसका एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात करेंगे, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट को लेकर के, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते जाएं, एक एक करके मैं समझाता चलाऊँगा आपको। तो देखो, ये हमारे पास में हम टॉपिक डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर, ठीक है। मतलब किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू एमओटी, और उसका मॉलिक्यूलर बिहेवियर कैसा होगा, मतलब उसकी क्या तो बॉन्ड ऑर्डर होगा उस मॉलिक्यूल का, क्या उस मॉलिक्यूल की एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, वो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा या लेस स्टेबल होगा, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ये सब चीज़ें हम डिटरमाइन करेंगे इस के अंदर। तो पहले इसमें जो चीज़ हम निकालेंगे उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उसके बाद मैं पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखना, सबसे पहले अगर हम जो बात करते हैं वो है हमारे पास में कुछ अलग अलग टर्म है। कहने का मतलब एक तरीके से होता है ना कि भाई अगर हम बात करें कि सर क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमॉन्ग द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब आपने क्या पढ़ा है अभी, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का, जिसमें आपने उस अलग अलग एलिमेंट के जो एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर आपका करते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जैसे 1s का 2s2 2p का 6 ऐसे भरते रहते हैं। तो हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे ना, वो किसका समझेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उनके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको समझने की यहाँ पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो किस तरीके से हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो उस टर्म के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पर। मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे किन के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। तो उस टर्म को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल के नाम से जानेंगे। तो अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स, उन पॉइंटों को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो, पहला पॉइंट, इसके अंदर कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट, हम किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमने आपने जो टर्म वेरी करते हैं, तो यहाँ देखो एनर्जी का जो डायग्राम होता है ना, जैसे मुझे 1s का ही बनाना है, तो 1s में देखो ये 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, सेम रेशो में क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बन गया ना, यहाँ पर देखो इस तरीके से बन गया। तो ये जो बना, ये बना सिग्मा 1s, ये एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा 1s बना, यही बना ना। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है और ये कैसा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या टर्म है, उसने एक टर्म अप्लाई कर रखा है, कॉन्सेप्ट। बोल क्या, बोल सर यहाँ पर इन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया Nb से और एंटी बॉन्डिंग को हमने रिप्रेजेंट कर दिया Na से। मतलब Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। और Nb क्या है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के टर्म को इनके साथ में हमने कैसे लिंकअप किया, तो वो ये कहता है कि अगर सर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन हो जाए एंटी बॉन्डिंग से, अगर आपके इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन मतलब नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, जैसे नीचे 2 भर दिया आपने, हाइड्रोजन का 1s, तो 1s पेयर होकर कहाँ आएगा, पहले नीचे और फिर ऊपर, मतलब लोअर एनर्जी से कहाँ जाएगा, हाई में। तो नीचे वाला तो फिल्ड हो गया, ऊपर वाला क्या रहेगा, खाली। तो बॉन्डिंग में कितने आगे इलेक्ट्रॉन, 2 आगे, एंटी बॉन्डिंग 0 है अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इस तरीके से अगर ऐसा होता है
तो वहाँ पर वो मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, वहाँ पर स्टेबल होगा। क्या होगा, वहाँ पर स्टेबल होगा। दूसरा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन है एंटी बॉन्डिंग से, मतलब पहली बात तो हम अनस्टेबल वाले की बात करेंगे नहीं, यहाँ पर जो एग्जांपल पढ़ेंगे वो सारे स्टेबल के ही पढ़ा रखे हैं किसने, एमओटी ने, ठीक अपनी थ्योरी के अंदर। फिर भी बाय द वे अगर एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से अगर ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो समझ लेना कि वो कंपोनेंट कैसा है, अनस्टेबल है, ठीक है। और बाय द वे अगर इक्वल भी है तब भी उसके अंदर क्या है, अनस्टेबिलिटी करेक्टर वेरी करेगी। जैसे हीलियम में ऐसा हो सकता है, भाई हीलियम क्या करेंगे आप, 2 यहाँ पर बने इसमें, 2 यहाँ पर, तो 2 और 2 4 हो गए ना इलेक्ट्रॉन, 2 नीचे भर देंगे और 2 कहाँ भर देंगे हम, ऊपर वाले में भर देंगे। तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ भी कंपोनेंट के अंदर क्या आएगा, अनस्टेबल करेक्टर यहाँ पर क्या करेगा, वेरी करेगा। तो पहला पॉइंट तो हमने बात करी कि हम इसके अकॉर्डिंग एमओटी थ्योरी से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा था ये। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है हमारे पास में, बॉन्ड ऑर्डर। बोले हम यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आप अच्छे से जानते हैं, कहने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर तो एक तो सिंपल लैंग्वेज में किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच के अंदर कितना नंबर ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंस है, उस जितना बॉन्ड होगा उतना ही उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। या एक टर्म ये बोल सकते हैं कि बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस के बीच का हाफ क्या कहलाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। मतलब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला क्या है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्या कर दे, डिवाइड कर दे 2 से, मतलब उसका हाफ अगर कर दे तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। मतलब हमें यहाँ पर आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि 2 एटम के बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब कितना बॉन्ड बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 बन सकता है, जितना भी बनेगा वो फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में भी मिले, यहाँ पर बॉन्ड होल नंबर में भी मिल सकता है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन में भी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। अगला टर्म हमारे पास में है नेचर ऑफ बॉन्ड का। थर्ड पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट क्या निकाल सकते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कर सकते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर नेचर ऑफ बॉन्डिंग की अगर बात करें तो कॉमन सी बात है, पढ़ तो हम कोवलेंट बॉन्ड ही रहे हैं वैसे बॉन्डिंग के नेचर के अकॉर्डिंग, पर हम ये नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब हम ये देखना है कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले जो 2 एटम हैं उन एटम के बीच में भाई सिंगल बॉन्ड है कि भाई डबल बॉन्ड है कि भाई ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड है तो 2 से, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 से। तो मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब नेचर ऑफ बॉन्डिंग का मतलब कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स के बीच के अंदर कितना नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंस है, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, वो भी हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो ये बात करी हमने नेचर ऑफ बॉन्ड की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बोल सर यहाँ पर हम अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ जो हमारे पास में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ की। जितना बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। तो हम कॉमन सी बात है कि यहाँ पर जैसे मान लो कि कार्बन कार्बन के अंदर एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी है, क्यों, क्योंकि इधर से इधर आने पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि मैंने एक रिलेशन क्रिएट करा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो यहाँ हम आसानी से ये भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का जो कॉन्सेप्ट है, रिलेशन है, वो एक दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में किस तरीके से वेरी करेगा, तो वो भी हम यहाँ पर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टर्म के अंदर तो हमें क्या क्या पता लग गया, स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल की, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर है सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो है मैग्नेटिक नेचर।
ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सर यहाँ पर मैग्नेटिक नेचर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो बोल सर यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। एक होती है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी नेचर, और दूसरी होती है डायामैग्नेटिक नेचर, ठीक है। तो कहने का मतलब पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम कैसे मेजर करेंगे। तो वो सर यहाँ हमें उस मॉलिक्यूल के अंदर देखना है कि अगर उस मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर प्रेजेंट अगर है, तो समझ लेना कि वो किस टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, पैरामैग्नेटिक। मतलब सारा खेल क्या है कि भाई यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखना, अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर आपकी बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंस है तो समझ लेना कि सामने वाले कंपोनेंट के अंदर मैग्नेटिक जो नेचर होगी वो कैसी होगी, पैरा। और यही चीज़ अगर हम किस में बात कर ले, यहाँ पर डायमैग्नेटिक वाले में, अगर यहाँ पर बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, ऑल क्या है, पेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर प्रेजेंट अगर है, तो समझ लेना कि कंपोनेंट का नेचर डायामैग्नेटिक वाला होता है। तो देखो ये सर ये कन्फर्मेशन कैसे क्या कह रहा है कि सर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ना तो पैरामैग्नेटिक नेचर वो नेचर होती है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर कोई दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में अगर अट्रैक्शन शो करते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक अट्रैक्शन इसलिए शो करेंगे क्योंकि अनपेयर्ड है तो आपस में पेयरिंग कर लेंगे। डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि जो रिपेल करते हैं, मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन जो है क्या करें एक दूसरे को रिपेल करें, किसकी प्रेजेंस में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अगर रिपेल करते हैं तो डायमैग्नेटिक। तो मतलब जहाँ अट्रैक्शन पॉसिबल है वो पैरामैग्नेटिक, जहाँ रिपल्सन पॉसिबल है वहाँ पर डायमैग्नेटिक। अट्रैक्शन तब होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और रिपल्सन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड वाले होंगे। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस टर्म के आधार पर। दूसरा टर्म जो इसके बाद में, तो ये तो हुआ ये वाला नेचर। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एनर्जी लेवल की। नेक्स्ट क्या हमारे पास में, एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ूंगा मैं फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात करेंगे। क्या करें कि सर यहाँ पर जो एनर्जी लेवल जो डायग्राम हम किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो डिटरमाइन करते हैं ना, वो डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटल टर्म के आधार पर, ठीक है। किसके यूज से, जो मतलब एक्सपेरिमेंटल टर्म के आधार पर। और वो हमें एक्सपेरिमेंटल टर्म के आधार पर वो किससे मिलते हैं, बोल सर फ्रॉम, हमें कहाँ से मिलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। मेथड जो डाटा होता है उसके थ्रू हमें क्या मिलता है, हम उसके एनर्जी लेवल डायग्राम को क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है। और वो भी खासकर किन के लिए, होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक के लिए। होमो न्यूक्लियर किसके लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। होमो एटॉमिक, होमो मतलब समझ रहे हो ना, O2, F2, C2, B2, N2 ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर एनर्जी लेवल डायग्राम का जो है डिटरमाइन हम एक्सपेरिमेंटल टर्म के आधार पर करते हैं। और किस मेथड से मिलता है, बोल सर वो स्पेक्ट्रोस्कोप डाटा टर्म के आधार पर अपने को क्या होता है वो डिटरमाइन होता है। और ये जो टर्म है ये खासकर किन के लिए यूज़ करते हैं, होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और इस होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी पीरियोडिक टेबल की जो सेकंड रो है, मतलब सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट, सेकंड रो एलिमेंट क्या करते हैं हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करवाते हैं
एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए, मतलब वही कहने का मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, इन तक का, इनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर उन्होंने एक सिंपल टर्म भी दे रखा है कि भाई यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम किनका किस तरीके से वेरी करवाना। तो खासकर आपने को यहाँ पर ध्यान रखना O2 और F2 के लिए सेम है, और यहाँ पर B2 C2 भर के दिखाऊंगा ये सब जब मैं इनके एग्जांपल जब करवाऊंगा तब। O2 F2 का क्या है हमारे पास में एनर्जी लेवल डायग्राम, सिग्मा 1s सबसे कम एनर्जी वाला, एंटी बॉन्डिंग 1s, ये सब समझा दूंगा मैं, सिग्मा 2s, फिर है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, ठीक है। इसमें कंपोनेंट के अंदर अगर हम बात करें तो, ठीक है। फिर क्या आएगा मेरे पास में, सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल क्या आया 2py, फिर क्या आया पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, फिर इक्वल क्या आया पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, बाद में क्या आया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz की एनर्जी सबसे ज़्यादा, मतलब O2 F2 के लिए आपको भरते हुए जाना, 2 आएंगे तो 2 2 2 2, इसमें जितना भी आएगा कहने का मतलब हर एक ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो और आपको पता कि MOT के अंदर वो प्रिंसिपल, हॉर्न प्रिंसिपल, पाउली, ये आपको अप्लाई करवाना। और B2N2 के लिए क्या एनर्जी आएगा हमारे पास में, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, और फिर क्या आएगा मेरे पास में पाई 2px, फिर पाई 2py, फिर क्या आएगा सिग्मा 2pz। देखो फ़र्क बताऊंगा आपको कहाँ आ रहा है, फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और सबसे ज़्यादा वही सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। फ़र्क जो दिख रहा है वो यहाँ है, ठीक है। और इसमें देखो यहाँ इसमें सिग्मा 2pz की एनर्जी कम, 2px पाई 2 वाले की ज़्यादा है, और इनके लिए पाई 2px की और पाई 2py की एनर्जी कम, सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या है ज़्यादा है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम ऑर्डर था इनके लिए। बनेगा कैसे डायग्राम वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, किस किस एलिमेंट का किस तरीके से आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हर एक एलिमेंट का जो NCERT में दे रखे हैं उनका मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और फिर भी कोई डाउट अगर है तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट अगर है तो आप क्लियर कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि भाई व्यूअर्स देख नहीं रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो मुझे कोई यहाँ फॉलोवर्स नहीं बढ़ाने हैं भाई, ठीक है। कि भले यूट्यूब चैनल है तो तुम मुझे भी जितना व्यू आएगा तो मुझे कोई इनकम सोर्स होगा या कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है। ये मजबूरी है इसलिए मुझे ये बनानी पड़ रही है, ठीक है। तो आप है ना प्लीज़ है ना ये देखें वीडियो, मैं देख रहा हूँ क्लास में बच्चे 40 हैं तो देख 20 बच्चे रहे हैं, तो ऐसा मत करो ना भाई, सभी बच्चे कंटिन्यू देखो, इतनी मेहनत से हम बनाते हैं तो थोड़ा सा ना आप देखो ये वीडियो कंटिन्यू, ठीक है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।